हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट अर्थात आपातकाल। आपको पता है 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगा दिया गया था और मुख्य रूप से इसको और इसके पहले की कुछ घटनाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार भारत में ऐसा संकट उत्पन्न हुआ जो इसके पहले नहीं कभी हुआ था और बाद के समय के लिए इसने एक चिंता पैदा कर दी थी कि अगर इस तरह से हुआ दोबारा तो वैसा ही हश्र होगा भारतीय लोकतंत्र का जैसा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवजात लोकतंत्रों में हुआ था। तो क्या है संवैधानिक व्यवस्था का संकट, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि किन परिस्थितियों में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी इंपोज कर दिया था। तो इसको मेजरली हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के रूप में जानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट अर्थात आपातकाल। आपको बताएं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम देशों में जिन्हें यूरोपीय देशों के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता मिली थी, ऐसे नवजात राष्ट्रों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। परंतु बहुत जल्दी ही इन तमाम देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था गिर गई और उसे किसी तानाशाह ने हाईजैक कर लिया और स्वयं को शासक घोषित करके गद्दी पर बैठ गया। यही नहीं, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका ही नहीं, एशिया के हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, म्यांमार, तमाम देशों को देख लीजिए। वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को यानी कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया गया और किसी तानाशाह ने, तमाम अलग अलग देशों में अलग अलग तानाशाहों ने स्वयं को गद्दी पर आरूढ़ कर लिया। जो भारतीय शासन प्रणाली है, यानी भारतीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, वह मुख्य रूप से दो आधारों पर, दो पिलर्स पर आधारित है। भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था दो पिलर्स पर आधारित है। कौन कौन पिलर हम कह सकते हैं? पहला, सरकार के जो अंग हैं, सरकार के अंगों में संतुलन, और दूसरा सरकार और नागरिकों के बीच में संतुलन। इन दोनों संतुलन को जब हम लिखते हैं तो क्या मतलब है? जब हम सरकार के अंगों में संतुलन की बात करते हैं तो आपको बताते चले कि जो राजनीति विज्ञान के अध्येता हैं वो जानते हैं सरकार के तीन अंग माने गए हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग, ये सरकार के तीन महत्वपूर्ण पिलर होते हैं। हां, चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस को, सजग नागरिक को और पब्लिक ओपिनियन को जरूर हम कंसीडर करते हैं कि यह चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, जो अनौपचारिक पिलर होता है, औपचारिक नहीं। औपचारिक तीन अंग होते हैं। अब ये तीनों अंग चेक एंड बैलेंस में काम करते हैं। संविधान से इनके जो जो अनुदानित कार्य हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। मोटे तौर पर जान लीजिए कि जो सरकार के तीन अंग हैं, इन तीन अंगों में जो विधायिका है, यानी अगर भारत सरकार में विधायिका को अगर हम चिन्हित करना चाहें भारत सरकार में, तो हम कहेंगे संसद। जो विधायिका है वह कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कानून बनाया, फिर इसका काम ओवर, खत्म। अब कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? वो हो जाती है कार्यपालिका। और अगर कार्यपालिका बोले तो कार्यपालिका में कौन है? भारत के संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और तमाम ब्यूरोक्रेसी को शामिल करते हैं। ये जो संसद ने कानून बनाया, यानी विधायिका ने कानून बनाया, इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर है।
कार्यपालिका ने लागू किया तो इसका काम खत्म। इसमें राष्ट्रपति और तमाम, हमने आपको कहा कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तमाम इसमें शामिल हैं। और फिर हम आते हैं कि न्यायपालिका। तो न्यायपालिका आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट है जिसे फेडरल कोर्ट भी कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी अदालत है। फिर प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है। तो ये न्यायिक व्यवस्था है और इस न्यायिक व्यवस्था पर यह जिम्मेदारी होती है कि यह जो कानून लागू किया गया है उसको देखे कि इस कानून को किसने तोड़ा है। वह मुकदमे आते हैं न्यायालय में और फिर वो न्याय करती है। किसके अनुसार न्याय करती है? ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में न्यायपालिका को कानून के अनुसार न्याय करना, यानी कि जो विद्यमान कानून है उसके अनुसार न्याय करती है। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिएगा, हमारे देश में अर्थात भारत में जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसे संविधान का संरक्षक भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को एक शक्ति प्राप्त है, जिसे क्या कहते हैं? इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? आप जुडिशियल, इसको अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू यह है कि अगर कोई कानून पार्लियामेंट ने बनाया तो सुप्रीम कोर्ट को यह राइट है कि वह देख सकती है कि यह कानून जो बनाया है वो संविधान के स्पिरिट के अनुकूल है या उसके प्रतिकूल है। अगर वह स्पिरिट के अनुकूल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वाइड यानी कि रद्द कर देती है, उसे शून्य घोषित कर देती है। एक तो यह बात हो गई सरकार के तीनों अंगों में संतुलन हो लोकतंत्र के लिए। दूसरा, सरकार और नागरिकों के बीच में संतुलन का मतलब यह है कि जो सरकार है वो अपने अनुदानित कार्य करती है और वो अपने शक्तियों का प्रयोग करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है। साथ ही साथ हमारा संविधान जनता को, अपन देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट देता है। तो जो सरकार की शक्तियां हैं और जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट है, इन दोनों में भी एक बैलेंस है। यह देखने की बात है कि यह बैलेंस भी गड़बड़ ना हो, नागरिक अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा उच्च श्रृंखल मत हो जाए और वहीं दूसरी तरफ सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय इस कदर आगे न बढ़ जाए कि वह नागरिकों के अधिकारों का दमन करने लगे। अब क्या हुआ? हम पहुंचते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि ये इन व्यवस्थाओं पर हमारे देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। ये बात 60 के दशक की है। 1967 में जब इस देश में आम चुनाव हुआ, उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यह वह समय था जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो यह सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि क्या इस देश में वंशवाद और परिवारवाद की परपाटी चलेगी। ये एक सुगबुगाहट थी, लेकिन इस समय इसको कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस में एक बड़ा धड़ा था। मैंने पहले भी आपको अपने किसी एपिसोड में बताया था कि उसमें के कामराज, सिंडिकेट्स, ये सब ने मिलकर इंदिरा जी को स्टैब्लिश किया था और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। उस चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब था। यद्यपि इंदिरा जी देश के संसदीय चुनाव में जीत गई, फिर प्रधानमंत्री बनी, लेकिन भारत के राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें आधे राज्यों में लगभग इंदिरा जी की सरकार यानी कांग्रेस पार्टी हार गई और वहां विपक्षी पार्टियों की सरकार की स्थापना हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यह वह समय था जब इंदिरा जी संघर्ष करने लगी और इसका परिणाम यह हुआ कि 1969 में आते आते कांग्रेस पार्टी दो भागों में टूट गई। जब कांग्रेस पार्टी दो भागों में टूट गई तो इंदिरा जी की सरकार अल्पमत में आ गई और इंदिरा जी साम्यवादी पार्टी के सहयोग से सरकार चलाने लगी। फिर तमाम साम्यवादी नीतियों को लागू किया। हमने आपको पहले भी बताया था 1969 में ही इंदिरा जी ने क्या किया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और क्या किया था? प्रीवी पर्सेस की समाप्ति की थी। प्रीवी पर्स हमने आपको बताया था कि जो राजाओं महाराजाओं के एक मुश्त धनराशि दी, उनकी जो प्रॉपर्टी अधिग्रहित की गई थी उसके बदले उनको जो एक मुश्त धनराशि दी जाती थी उसको प्रीवी पर्स कहते थे। 1969 में इंदिरा जी ने इन दोनों चीजों को खत्म कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। एक संघर्ष करती रही। 1971 का समय आया। 1971 में इंदिरा जी के ऊपर बड़ा दबाव था। इन्होंने जब 1971 में इंदिरा गांधी जब लोकसभा के चुनाव में उतरी तो इन्होंने बड़े बड़े लोक लुभावने वादे किए और यह पहला चुनाव था जिसमें इंदिरा जी ने एक स्लोगन दिया था। कई बार पूछा जाता है, कहा जाता है कि वह कौन सा इलेक्शन था जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इंदिरा जी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, और तमाम लोक लुभावन नीतियों,
तमाम उग्र सामाजिक परिवर्तनों, उग्र आर्थिक परिवर्तनों के सब्ज-बाग दिखाए गए। इसका परिणाम यह हुआ, दो परिणाम हुआ। एक तो यह कि इंदिरा जी चुनाव जीत गई। इंदिरा जी जीत गई। जीत गई का मतलब बड़ी मेजॉरिटी से। इंदिरा जी जो संघर्ष कर रही थी वो बड़े बहुमत से जनता का समर्थन मिला, चुनाव जीत गई। और दूसरा, इसके साथ इसका एक बाई प्रोडक्ट भी था, एक और परिणाम हुआ। वह परिणाम यह हुआ कि जनता की आकांक्षा, जनता की उम्मीद बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इंदिरा जी ने बड़े बड़े वादे किए। तो क्या हुआ, जब सरकार बन गई और सरकार चलने लगी तो पहला ही दबाव यह था कि इंदिरा जी जनता की उम्मीदों को पूरा करें। लेकिन परेशानी क्या थी? परेशानी यह थी कि यह वही समय था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, सन 1971। आपको याद होगा 1971 में भारत पाक युद्ध होता है। भारत पाक युद्ध हुआ, नया बांग्लादेश बना। तो इसके दो थे, एक तो युद्ध में बड़े पैमाने पर पैसा खर्च हुआ जिसका दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर आया। दूसरा, बांग्लादेश से अब तक के सबसे बड़ी संख्या में शरणार्थी आए जो भारत में रहने लगे। उनको खाना दाना, उनके रहने की व्यवस्था, एक बड़ा बोझ भारत के नए नए बन रहे, इस्टेब्लिश हो रहे देश में यह बोझ आ गया था। ऐसे में अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। अर्थव्यवस्था नहीं लड़खड़ा रही थी, जो आवश्यक जरूरी आर्थिक समृद्धि थी वो नहीं आ पा रही थी, आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था, निवेश नहीं हो पा रहा था। तो एक साथ कई समस्याएं आ गई। कई समस्याएं आ गई। क्या समस्या आ गई? समस्या ये आ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, तमाम ये दिक्कतें आ गई एक साथ। अब आप सोचिए कि इन्हीं में एक आग में घी का काम किया ये अरब इजराइल का युद्ध हुआ। यह वही समय था, 73, याद करिए, अरब इजराइल का युद्ध 1973 में। और इस अरब इजराइल के युद्ध में जब अरब देशों ने, जो तेल उत्पादक देश है मेजरली, उन्होंने देखा कि इस युद्ध में यूरोपीय देश अरब का साथ देने के बजाय इजराइल का साथ दे रहे, तो इन्होंने दबाव की नीति अपनाई। और इन देशों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि अब तेल के उत्पादन को हम नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? कम उत्पादन किया। इसका परिणाम हुआ कि तेल की कीमत बढ़ गई। अब उसका परिणाम भारत की अर्थव्यवस्था पर यह हुआ कि महंगाई खुद बढ़ रही थी और तेल की कीमत जब वृद्धि हुई तो सारी चीजें, सारी वस्तुएं महंगी हो गई। यानी कि इसने कोढ़ में खाज का काम किया और समस्या बढ़ गई। फिर इसी समय गुजरात में, आप याद करिए, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। यह नवनिर्माण आंदोलन क्या था कि जो वहां कांग्रेस की सरकार थी वह भ्रष्टाचार में घिर गई। वहां की सरकार ने कीमतें बढ़ाई, तमाम उस पर आरोप लगे। उसके विरुद्ध पूरे प्रदेश में, गुजरात में एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। इस जन आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन कहा गया। इसमें तमाम लोग साथ में थे। तमाम लोगों के साथ साथ, तमाम पार्टियों के साथ साथ खुद कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े नेता मोरारजी देसाई, जो कभी इंदिरा जी की सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। यही नहीं हुआ, बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जेपी ने, संपूर्ण क्रांति। और इस संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे बिहार में और बिहार के बाहर भी एक उथल पुथल पैदा किया। इसी समय पीपल्स सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज नामक संगठन बनाया गया और तमाम संगठन जगह जगह कई प्रदेशों में बने। और हर प्रदेश में, विशेषकर उत्तर भारत में, याद रखिएगा, विशेषकर से उत्तर भारत में इस आंदोलन को बहुत समर्थन मिला। और इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिससे इंदिरा जी के मनोदशा पे बहुत उल्टा प्रभाव डाला। इंदिरा जी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और रायबरेली से चुनाव लड़के चुनाव जीती थी। इनके जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने इनके खिलाफ ये आरोप लगाया कि यह गलत ढंग से चुनाव जीती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा था और जगमोहन लाल सहाय ने, उस समय हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने इसका फैसला सुनाया। जगमोहन लाल सहाय ने 12 जून
1975 को क्या किया, इंदिरा जी का चुनाव रद्द कर दिया। अब वो लोकसभा सदस्य नहीं थी, उनके ऊपर आरोप सिद्ध कर हो गया और 6 वर्ष तक का बैन लग गया। अब इंदिरा जी सिंबॉलिक रूप से वहीं कोर्ट में अरेस्ट हो गई। हालांकि तुरंत जमानत मिल गई, इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इनको उस पर स्टे लगा दिया, उस आर्डर पे। अब जब इंदिरा जी ने देखा कि स्थितियां बहुत विग्रस हो रही थी, इसी समय गुजरात में चुनाव हुआ। ये जो गुजरात में विरोधी आंदोलन चल रहा था, गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ, यह वही समय था, जून का महीना चुनाव हुआ। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई। फिर चारों तरफ जब जनमत बनने लगा तो इंदिरा जी ने एक निर्णय क्या लिया कि 25 जून 1975 रात 11 बजे तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। कहते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद को सोते से जगाया गया था और इंदिरा जी की मौखिक सलाह पर उन्होंने राष्ट्रपति शासन करने की घोषणा कर दी, लागू करने की। पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया सिर्फ इंदिरा जी के प्रस्ताव पे, मौखिक प्रस्ताव पे। बाद में 26 जून को, 25 जून को इमरजेंसी लग गई, 26 जून को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई और उस प्रस्ताव पे जो उन्होंने घोषणा की थी, उस पे प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सलाह की सहमति ली गई। तो सहमति मंत्रिपरिषद की बाद में ले ली गई और इमरजेंसी की घोषणा पहले कर दी गई। पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया गया। अब यहां से लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट का दौर शुरू होता है। क्या क्या दौर शुरू होता है, क्या क्या परेशानियां आई? परेशानियां ये आई कि जब इंदिरा जी ने ये सब किया, उसी समय इंदिरा जी ने क्या किया कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने ढंग से, मनचाहे ढंग से बदलने की कोशिश की। और कैसे बदला मनचाहे ढंग से इंदिरा जी ने देश की व्यवस्था को? 3-4 बातें उन्होंने की जिससे भारत का लोकतंत्र ऐसा लगा कि खतरे में आ गया है। पहली बात, इंदिरा जी ने क्या किया, क्या डिमांड किया? कहा कि हमें क्या चाहिए। इंदिरा जी ने कहा, पहला उन्होंने लागू किया प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब, भारतीय लोकतंत्र में जो नौकरशाही की व्यवस्था है, यानी कि जो आईएएस आईपीएस अफसर है, नौकरशाही की व्यवस्था है, वह तटस्थ नौकरशाही है। तटस्थ नौकरशाही का मतलब क्या होता है? तटस्थ नौकरशाही का मतलब होता है कि जो नौकरशाही है वो किसी विचारधारा के प्रति कमिटेड नहीं है, किसी पार्टी के प्रति कमिटेड नहीं है। जो नौकरशाही है वह संविधान के व्यवस्था के अनुरूप काम करती है। तो अगर कोई आदेश अनुचित है तो वह संविधान के सहारे ही चलती है। इंदिरा जी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए? प्रतिबद्ध नौकरशाही चाहिए। और वह नौकरशाही चाहिए जो सरकार जो निर्णय ले उसे वो लागू करे, उसमें मीन मेख न निकाले, कमियां न निकाले और उसको लागू करने में उदासीनता न दिखाए, सक्रिय होकर लागू करे। इंदिरा जी उस समय तीव्र आर्थिक परिवर्तन चाहती थी। एक बात यहां बताते चले आपको, यह वही समय था जब संसद और न्यायपालिका दोनों में एक कठिन लड़ाई चल रही थी, एक कि कौन सुपीरियर है और किसके अधिकार क्षेत्र कहां तक है। मुख्य रूप से यह लड़ाई संपत्ति के अधिकार पर था। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32, यह लोगों को, अनुच्छेद 31, जो अनुच्छेद 31 है, यह लोगों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है, यह प्रदान करता है। उस समय भारत का जब संविधान लागू किया था तो यह संपत्ति का अधिकार था। अब सरकार अगर कोई वेलफेयर की स्कीम लेके आ रही थी, कोई अगर योजना लेके आ रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट, अब उसमें सरकार को जरूरत पड़ती थी जमीन के अधिग्रहण की, लोगों के संपत्तियों के अधिग्रहण की। उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे और सुप्रीम कोर्ट यह कह के सरकार के उस कानून को खारिज कर देती थी कि आपके इस कानून के द्वारा लोगों के या किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए आपका यह कानून अनुचित है। सरकार फिर वो अधिग्रहण कर नहीं पाती थी और वेलफेयर की स्कीम लागू नहीं कर पाती थी। तो एक लंबा विवाद चला। इंदिरा जी के समय अगर विशेष रूप से हम उस विवाद को याद करें तो पहला विवाद सन 1967 में गोलकनाथ का आया। गोलकनाथ
वर्सेस पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो मौलिक अधिकार है उसमें वो मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती, मौलिक अधिकार लोगों के अक्षुण्ण हैं। इस चीज को बदलने के लिए, इस प्रभाव को बदलने के लिए और संसद को ज्यादा इंपावर करने के लिए इंदिरा जी ने क्या किया, सन 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया। 24वां संविधान संशोधन। और क्या कहा? कहा कि कांग्रेस को यह संसद को यह अधिकार है कि वह आवश्यकता पड़ने पर मौलिक अधिकारों में भी और संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद में भी संशोधन कर सकती है। यह 24वां संशोधन किया 71 में। फिर इसके खिलाफ रिट हुई और सन, देखिए लगातार चल रहा था, ये इंदिरा जी का दौर था। सन 1973 में क्या हुआ, केशवानंद भारती का केस आया, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किया था? संविधान का आधारभूत ढांचा, संविधान का आधारभूत ढांचा। इसमें क्या कहा? कहा कि संसद संशोधन तो कर सकती है, संविधान में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन अगर कोई संसद कोई ऐसा संशोधन करती है जिससे संविधान का संवैधानिक ढांचा, आधारभूत ढांचा प्रभावित होता है, तो वह संशोधन नल एंड वाइड होगा, यानी शून्य होगा। इंदिरा जी ने क्या किया, जब इमरजेंसी लगाया तो सन 1976 में फिर इसको खत्म करने के लिए, इमरजेंसी लगाने के बाद 1976 में इंदिरा जी ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के द्वारा लगभग कहते हैं कि यह मिनी संविधान था, आधा संविधान ही बदल दिया। और यह कह दिया कि अगर, पहली बात तो कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। दूसरी बात यह कहा कि अगर संसद संविधान में कोई संशोधन करती है तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि उसका वह न्यायिक पुनर्विलोकन करे। पूरी तरह से रोक लगा दिया। और यह वही दौर था जब इमरजेंसी लागू हो गई थी। हालांकि बाद में सन 1980 में मिनर्वा मिल्स के मामले में, मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को फिर से इस्टेब्लिश किया और बोला कि नहीं, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत इस्टेब्लिश है और इसलिए यह अधिकार नहीं है संसद को। हालांकि 42वें संविधान संशोधन को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए खुद जनता पार्टी की सरकार जब 77 में चुनाव हुआ तो 44वां संविधान संशोधन किया। आगे उसकी चर्चा करेंगे। अब फिर यहां चलते हैं कि इंदिरा जी ने कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डाल दिया। कहा कि प्रतिबद्ध नौकरशाही चाहिए, यानी कि ऐसी नौकरशाही चाहिए जो पार्टी के नीतियों को लागू करे सक्रियता से, जो हमारी व्यवस्था के लिए उचित नहीं था, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था। ऐसी व्यवस्था साम्यवादी देशों में होती है या जहां तानाशाह होता है वहां होती है। दूसरा उन्होंने क्या कहा? कहा यही नहीं चाहिए, हमको प्रतिबद्ध न्यायपालिका भी चाहिए। याद करिए ये विवाद, यानी कि ऐसी न्यायपालिका जो सरकार के नीतियों पर मुहर लगाए। ये नहीं कि सरकार की नीतियों को बार बार क्वेश्चन करे और उसमें रोड़ा अटकाए। तो अगर न्यायपालिका तटस्थ और स्वतंत्र नहीं रहेगी, प्रतिबद्ध हो जाएगी, तो जनता के जो न्याय है, जो जनता के मौलिक अधिकार हैं, वो खतरे में पड़ जाएंगे। तो यह बात। तीसरी बात क्या कहा इंदिरा जी ने, क्या चीज लागू की? इंदिरा जी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित किया। कैसे किया? कि पहली बार जो वरिष्ठता का सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होता था वही चीफ जस्टिस होता था। पहली बार इंदिरा जी ने क्या किया कि जो उस समय जो सबसे सीनियर जज थे खन्ना साहब, खन्ना जी के सीनियरिटी को रद्द करते हुए तीसरे नंबर के जज एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया। इस तरह के सुधार किए। और क्या किया? इस तरह की तमाम नीतियों को इंदिरा जी लेके आई और जो 42वां संविधान संशोधन किया, इसके द्वारा पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डाला। कुछ बातें जो 42वां संशोधन जो इसमें शामिल है, कैसे खतरे में डाला लोकतंत्र को। जैसे क्या कहा उन्होंने कि मंत्रिपरिषद अगर कोई सलाह देता है
राष्ट्रपति किस पर कार्य करेगा? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। यह तो पहले से था, परंपरा थी, लेकिन यह कहा, साफ साफ लिख दिया कि मंत्रिपरिषद जैसा सलाह देगी वैसा काम करेगा, यानी कि मंत्रिपरिषद की शक्तियों में वृद्धि कर दिया। फिर सत्ता के तमाम अनौपचारिक केंद्र विकसित हो गए, जो रियल रूप में सत्ता में संवैधानिक व्यवस्था में भाग नहीं थे। विशेष रूप से संजय गांधी का नाम आता है, जो कहीं पद पे न होते हुए भी सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रहे थे। तो इस तरह के तमाम काम हुए। 42वां संशोधन हुआ, जिससे पूरे संवैधानिक व्यवस्था के संकट की स्थिति आ गई बड़े पैमाने पर। आप याद करिए, यह वही दौर था जब एक कानून था, सन 1971 में बना हुआ एक कानून था, मीसा, MISA, मीसा। मीसा का मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1971 का कानून था, जिसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर इमरजेंसी के दौरान किया गया। तमाम नेताओं को बंद कर दिया गया जिनकी जमानत नहीं हो सकती थी। बहुत दुरुपयोग हुआ, और इसी दुरुपयोग को याद करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी की जो बेटी है, जो इस समय सांसद भी है, मीसा भारती, वह मीसा भारती का जन्म इस समय हुआ था। उस समय को याद करने के लिए लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया था इसी पे। तो इस तरह के तमाम कार्य हुए। हालांकि व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ, और इन विरोधों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए, इंदिरा जी ने अंततः मार्च 1977 में इमरजेंसी हटा ली और चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और जनता पार्टी चुनाव जीत गई। जब जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो जनता पार्टी ने सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया, और इसका जो पहला परिणाम हुआ, उन्होंने क्या किया कि जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके अधिकांश जो प्रावधान थे उसको क्या किया, रद्द कर दिया। इसके माध्यम से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के अधिकांश प्रावधान रद्द कर दिए। और इसके साथ दो काम और किया, एक बड़े काम किए। पहला काम क्या किया कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, अनुच्छेद 352, आपको बता दें कि पहली बार 1975 में देश में आंतरिक सुरक्षा के नाम पर, किस नाम पर, आंतरिक सुरक्षा, देश में अनुच्छेद 352 3 आधारों पर लगते थे तब। आंतरिक सुरक्षा, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब स्थिति यह है, आंतरिक सुरक्षा हटा दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा की जगह क्या आ गया है, सशस्त्र विद्रोह। अगर देश में सशस्त्र विद्रोह होता है, या युद्ध होता है, या बाह्य आक्रमण होता है, यानी कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, तो ऐसी स्थितियों में ही अनुच्छेद कौन सा लगेगा, अनुच्छेद 352, जिसके तहत राष्ट्रीय आपात, ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आपात की धारा, राष्ट्रीय आपात, इमरजेंसी, ये लगाई जा सकती है, राष्ट्रीय आपात। अब ये हो गया है। तो पहला तो ये किया, आंतरिक सुरक्षा हटा दिया। दूसरा क्या किया, दूसरा कहा कि राष्ट्रपति सलाह पर कार्य तो करेगा, लेकिन अगर एक बार मंत्रिपरिषद पहली बार भेजता है तो उसे वापस पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार होगा राष्ट्रपति को। यानी कि एक बार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए उनका प्रस्ताव वापस कर सकता है। तो एक संशोधन ये हो गया, यानी कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है क्या, मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव। और आपको बता दें एक बात और, पहली बार ऐसा हुआ इस देश में, नेता प्रतिपक्ष, जो आजकल श्रीमान राहुल गांधी जी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष के औपचारिक पद का सृजन पहली बार इसी 44वें संविधान संशोधन से किया गया। 44वां संविधान संशोधन से किया गया पहली बार। और नेता प्रतिपक्ष का जो पद था उसे औपचारिक कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर किसी पार्टी को संपूर्ण सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10, किसी पार्टी को अगर उतनी संख्या, उतनी सीट प्राप्त है, तो उसका नेता
उस हाउस में नेता प्रतिपक्ष होगा और उसे नेता प्रतिपक्ष यानी कि एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी को लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, तो इसको क्या कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। एक बात, और उस समय राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा में केवी चौहान और राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी, यह एलओपी बने। पहली बार ये एलओपी बने, पहली बार ये बनाए गए, ये लोकसभा में और ये राज्यसभा में। आप जानते होंगे इस समय राहुल गांधी जी एलओपी के तौर पर 3 लाख रुपया वेतन और तमाम भत्ते वत्ते पाते हैं सब, और देश में इस समय बड़े दिल से कामना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दिल में क्या कामना करते हैं, 24 घंटे कहते हैं कि जेनजी हो जाए और नेपाल जैसी स्थिति हो जाए, और जाने क्या क्या करते हैं। हर संवैधानिक संस्था को खतरे में खड़ा करते हैं। देख लीजिए कैसे एलओपी हैं ये, जो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि बिक गई है, जो चुनाव आयोग को कहते हैं बिक गई है, जो कहते हैं वोट चोर, गद्दी चोर, चौकीदार चोर है, जाने क्या क्या। हर समय कहते हैं, अमेरिका में जाके कहते हैं कि आप लोग लोकतंत्र के रहनुमा हैं, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों चुप बैठे हैं। मतलब उनको आमंत्रित करते हैं, आइए भारत पर आक्रमण करिए, भारत की सरकार को हटा दीजिए, मुझे गद्दी पर बैठा दीजिए। गॉड नोस किसी एलओपी से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। तो यह स्थिति थी। हमने पढ़ा कि जाना कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या था, और इसको दूर करने के लिए बाद में जो चिंता थी उसको दूर करने के लिए 44वें संविधान संशोधन और के द्वारा प्रयास किए गए। थैंक यू वेरी मच।